Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. बहुत पुराना है उनका संघर्ष, बहुत पुरानी है उनकी आवाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम की चुटिया समुदाय या चुटिया जनजाति के बारे में। एक समय ये असम की सबसे उन्नत जनजाति थी। अहोम साम्राज्य से टकराव से पहले ठीक ठाक क्षेत्र में विकसित भी थी और ठीक ठाक क्षेत्रों में इसका प्रभाव था। हाँ, उसके बाद कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई, लेकिन ये चर्चा में क्यों है? सरकार इनके उत्थान के लिए क्या प्रयास कर रही है? इनके साथ ही अन्य जनजातियों के उत्थान के लिए क्या प्रयास कर रही है? क्या है ये समस्त माजरा? हम विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। टेलीग्राम है टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आपको यहीं पे प्राप्त होगा। और चूंकि नीट की परीक्षा हो चुकी है, तो आशा ये है कि सरकार भी कहीं ना कहीं टेलीग्राम को बहाल करने का सोच रही होगी। बाकी इंस्टाग्राम पे तो आपका हमेशा स्वागत है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि असम के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी को, इन्होंने सर्वासाम चुटिया छात्र संघ यानी कि ऑल असम चुटिया स्टूडेंट्स यूनियन जो है, उसके साधनी भवन का उद्घाटन किया है। यहां पे जो साधनी है इनके बारे में भी बताएंगे। सती साधनी क्यों चर्चा में, क्यों इनकी बात है, इतिहास क्या कहता है ना? तो क्यों ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि सरकार जो असम की सरकार है, वो जो नेटिव्स हैं असम के ना, उनको लगातार आगे बढ़ाने का, उनके उत्थान का प्रयास कर रही है और उनके शिक्षा पे भी बल दे रही है और इस बात को भी इंश्योर करना चाह रही है कि रोजगार के भी समस्त अवसर उनको प्राप्त हो। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया कि अजमल फाउंडेशन के इतने सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गए, वैसे ही असम के जो नेटिव जनजातियां हैं, जो अपनी आवाज को सामने लाने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, उनको सामने लाया भी जाए और उनको रोजगार दिया भी जाए, है ना? चलिए, अगर हम बात करें चुटिया समुदाय के बारे में, तो सबसे पहले तो नामकरण को लेके, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि नाम कहां से आया। तो अगर हम सिर्फ चुटिया समुदाय के बारे में बात करें, तो जो अहोम बुरुंजी, जो असम भाषा, असमी भाषा में लिखे गए या अहोम भाषा में लिखे गए जो इतिहास ग्रंथ हैं, उनको बुरुंजी कहते हैं, है ना? तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें इन्हें तियोरा कहा गया है ना, उनको उसमें इनको तियोरा कहा गया है। कुछ जगहों पे ऐसा भी मेंशन है, कुछ बुरुंजियों में ऐसा भी मेंशन है कि इनके लिए चुटिया शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब सिर्फ एक उदाहरण काफी नहीं है, एक और उदाहरण है जो चीन से जुड़ता है। एक इतिहासकारों का एक पक्ष ये भी मानता है कि ये जो शब्द है चुटिया, ये दो शब्द से बना है। पहला शब्द है चू, जिसका अर्थ है शुद्ध या बहुत अच्छा चाइनीज लैंग्वेज में, और दूसरा अर्थ है तियान, ठीक है, जिसका अर्थ है प्राचीन चीनी धर्म से जुड़ा हुआ। तो एक एंगल ये निकल के आता है कि ये जुड़ा हुआ है जो तियारा नाम से, है ना, जो बुरुंजी ग्रंथ है उनमें ये मेंशन्ड है। दूसरा जो चाइनीज एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इतिहास में कई जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे भी जो चुटिया शब्द है इसका मेंशन है ना? तो इवन जब 1187 ईस्वी में बीरपाल जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, उसके बाद से भी कुछ आसपास के जो ट्राइबल एरियाज है, वहां के जो कुछ ग्रंथ निकले, वहां पे भी चुटिया ट्राइब का मेंशन मिलता है ना? वर्तमान स्थिति क्या है? भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है ना? मुख्य मांग क्या है? ये चाहते हैं कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। जो इनका पिछड़ापन है और जो इनकी मांग है, उसके तहत सरकार यानी कि असम सरकार भी इधर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम इस मैप को देखें, तो जो उच्च असम यानी अपर असम का इलाका है, औपनिवेशिक काल में इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय था, जिसको हम चुटिया समुदाय कह रहे हैं ना। तो हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा और इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो इतिहास इसका क्या कहता है? अभी जैसे मैंने जिक्र किया, वर्ष 1187 ईस्वी में बीरपाल जी द्वारा सधिया से लेकर जो ब्रह्मपुत्र तक का क्षेत्र था, वहां पे इन्होंने इस राज्य की स्थापना की। जब कामरूप साम्राज्य का विघटन होता है, जब आप अहोम या असम के आसपास के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आप कामरूप साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना? अब क्या है कि अगर देखा जाए तो उस समय जो जनजातियां थी, उसमें से कुछ सबसे उन्नत जनजातियों में से एक थी, और आसाम का जो तत्कालीन रेवेन्यू हुआ करता था, उसमें बहुत बड़ा इनका योगदान भी होता था। केंद्रीकृत प्रशासन और समृद्ध अर्थव्यवस्था ने इसे बहुत मजबूत कर दिया था, है ना? अगर हम धार्मिक स्वरूप की बात करें, तो मूलतः स्थानीय देवी, जिसे टिक्कर वासनी या तामेश्वरी कहते हैं, उनकी उपासना करते थे। ब्राह्मणी व वैष्णव परंपरा का जब 15वीं शताब्दी के आगे बढ़ते हैं, तो ब्राह्मणी और जो वैष्णव परंपरा थी, उसमें थोड़ा सा समावेश होता है इनका, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जनजातीय समूह था, वहां पे ब्राह्मण और वैष्णव जो कल्ट थे, वो भी थोड़े से जुड़ते हैं। ठीक है, पतन कब हुआ? ठीक है, अहोम शासक जो थे, जिनका नाम है सुहुंगमुंग, ठीक है, जो दिहिंगिया के राजा थे कहा जाते हैं, है ना,
उनके द्वारा एक आक्रमण हुआ। और अगर हम इतिहास के पन्नों को देखें तो लगभग जो 16वीं शताब्दी थी वो बहुत निर्णायक थी, क्योंकि 16वीं शताब्दी वो शताब्दी थी जब असम का एक बहुत ही विकसित जो समुदाय था वो कहीं ना कहीं अहोम साम्राज्य के अंतर्धान में चला गया। अब अहोम साम्राज्य से जुड़ने के बाद भी दो और समुदाय जुड़ते हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लें, अगर हम सती साधनी के बारे में बात कर लें, चूंकि जो जिस भवन का उद्घाटन हुआ है उनका नाम सती साधनी के नाम पे रखा गया है, और सती साधनी के नाम पे वहां पे अवकाश भी होता है। तो कौन थी सती साधनी? अब जो सती साधनी थी राजा धर्मध्वज पल की पुत्री। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इतिहास में कुछ और नाम भी हैं, मतलब जो राजा धर्मध्वज पाल हैं इनके कुछ और नाम भी इतिहास में मिलते हैं, है ना। तो उनकी पुत्री थी, चरवाहे नितई से इनका विवाह हुआ था। 1524 में जब अहोम साम्राज्य का आक्रमण हुआ, जब अहोम साम्राज्य से इनका युद्ध चल रहा था, उस समय इनको फोर्स किया गया कि ये अहोम गवर्नर से शादी कर। इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया और बहुत ऊंचे पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दी। और इस कारण इनको पूजा भी जाता है और कहा जाता है कि ये जो चुटिया साम्राज्य था ये अंतिम स्वतंत्र क्षण था जब सती साधनी ने वहां से कूद के जौहर कर लिया, है ना। तो ये इस कारण से बड़ा ही इनका पवित्र नाम वहां पे लिया जाता है ना। अब तथ्य की बात कर लें तो अगर आप अहोम बुरंजियों में थोड़ा सा जाएंगे, यानी कि जो अहोम ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, तो इनका ही नाम नांगलुंग नाम से दर्ज है। यानी कि जो सती साधन है उनका विस्तृत जीवन कथा मुख्यतः 19वीं सदी के दस्तावेज चुटियार के आधार पर इनकी बनाई गई है, जिस आधार पर छुट्टियां वगैरह भी शुरू हुई है ना। और क्या है, 21 अप्रैल को राजकीय अवकाश यानी कि सती साधनी दिवस मनाया जाता है। गोलाघाट में जो वीरांगना सती साधनी है उनका राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो अगर हम आसाम के ही कल्चर के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक जो चुटिया साम्राज्य है, न सिर्फ उनका वर्चस्व था बल्कि ठीक ठाक उनका इतिहास भी था, जो इस विश्वविद्यालय या इस राजकीय अवकाश के रूप में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं ना। चलिए, अगर हम देखें, जब हम इसकी बात करते हैं, जब चुटिया साम्राज्य और अहोम साम्राज्य का विलय होता है तो इसमें दो और साम्राज्य, या आप कह सकते हैं दो और समुदाय निकल के आते हैं, साम्राज्य नहीं, दो और समुदाय निकल के आते हैं। एक चेतिया समुदाय और एक है लाहौन समुदाय। तो जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पद होते थे, जैसे पर है बरबरुआ का पद या बरफुकन का पद, जैसे आप लचित बरफुकन को जानते होंगे। तो ये जो बरबरुआ या बरफुकन जैसे पद थे ये तभी सृजित हुए जब ये, यानी कि जो चुटिया साम्राज्य के लोग अहोम साम्राज्य से जुड़ते हैं, और अहोम साम्राज्य से जुड़ने के बाद दो नए समुदाय मिलते हैं, चेतिया और लाहौन, और इस प्रकार के पद तक ये लोग जाते हैं। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी जिसका स्वतंत्र अस्तित्व था वो अहोम साम्राज्य के आक्रमण के बाद कहीं ना कहीं अहोम साम्राज्य के अधीन ही कुछ लिमिटेड जगहों तक क्या रहेगी, सीमित हो गई, है ना। अब अगर हम सेंसस की बात करें तो वर्ण व्यवस्था आधारित जो वर्गीकरण रहा था, आपको पता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित थी, उसके हिसाब से जो चुटिया समुदाय था उसको बहुत ही हाशिए पे डाल दिया गया। इट वॉज मार्जिनलाइज्ड, बहुत ज्यादा उनकी टेक केयर नहीं की गई, है ना। और जो उच्च जाति हिंदू अभिजात वर्ग थे उनको ही प्रशासन में, शासन में प्राथमिकता दी गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसी उपेक्षा के कारण वर्ष 1925 में, अब देखिए ये लगभग 100 वर्ष पहले की बात है, वर्ष 1925 में सादो असम चुटिया सम्मेलन, यानी कि अगर आप देखें तो ऑल असम जो चुटिया सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ, और इस बात को आगे रखा गया कि हमें खुद में मिलकर इस चुटिया साम्राज्य को, सॉरी चुटिया समुदाय को बहुत आगे बढ़ाना होगा। गोलाघाट में सर्वासाम चुटिया छात्र संघ AACSU यानी कि ऑल असम चुटिया स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसकी स्थापना हुई। इसी जो स्टूडेंट यूनियन के जो सती साधनी भवन है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो असम में सिर्फ चुटिया साम्राज्य जो है सिर्फ वही अपने लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की बात नहीं कर रहा। यहां पे अगर देखें तो मटक, मोरान, कोच राजवंशी, चाय जनजाति और ताई अहोम, ये सभी जो हैं ये कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जाए। ठीक है, अब देखा जाए, देखिए ना 1960 के दशक से मांग है, 2007 में इनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में द्विवंशीय प्रमाणों के अभाव में इनका प्रस्ताव को खारिज किया गया। इनफैक्ट कुछ कुछ को लेकर अलग अलग इश्यूज भी हैं, जैसे अभी हम चाय जनजाति, कोच राजवंशी या हम कुछ और के बारे में बात भी करेंगे। जैसे कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो कुछ अन्य प्रदेशों में शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्णित है, लेकिन वो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के रूप में मांग रही है, तो बवाल हो रहा है। इन सब पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 2026 विधानसभा चुनावों से पूर्व ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, और संवेदनशील था, माफ कीजिएगा, और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उसने विश्वास भी दिलाया था कि हम आपकी मांगों पे निश्चित तौर पर विचार भी करेंगे, है ना।
अब इनका उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पंचायतों, स्वायत्त परिषदों और विधानसभा वगैरह में अपने जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सुनिश्चित करना भी है। देखिए, समाज का विकास सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं होगा। समाज तब मजबूत होगा जब सामाजिक आधार पे भी उसको वही इज्जत और वही ग्रिप मिले जो दरअसल अन्य वर्गों को, खासकर जो अगड़े वर्ग हैं, उनको मिलती है ना। अब देखिए, अगर हम असम कैबिनेट के 3 स्तरीय प्लान की बताएं तो उसने 3 प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब जो है या जो जनजातियां हैं उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। पहली, पहाड़ी जनजातियां, ठीक है, उनका स्टेटस वैसे ही बरकरार रहेगा। दूसरा, मैदानी जनजातियां, उनका भी स्टेटस वैसे बरकरार रहेगा। अगला है घाटी की जनजातियां, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 6 जनजातियां हैं इनको जोड़ के एक नया वर्ग बनाया जाएगा। मतलब ये पहले से थी, इसमें एक नया वर्ग जोड़ा जाएगा 6 जनजातियों का, है ना। अब है क्या कि देखिए, जो भी शेड्यूल ट्राइब एरियाज होते हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। अब क्या है, एसटी वैली के तहत संसद या विधानसभा में अतिरिक्त सीटें सृजित की जाएंगी ताकि मौजूदा जो शेड्यूल ट्राइब समुदाय हैं उनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसको भी इंश्योर किया जा सके। क्यों? क्योंकि जब तक पॉलिटिकली उनको अगर लीड नहीं किया जाएगा, उनका नेतृत्व नहीं होगा, तो शायद सर्वांगीण विकास न हो सके, इसकी बात हो रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा विवाद भी है। जैसे अब अगर देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब के दर्जा की बात की जाए तो 1965 की लोकुर समिति के जो मानदंड थे, उन्होंने क्या कहा कि जो 6 समुदाय हैं ये व्यापक असमिया साम्राज्य का हिस्सा है ना, उन्होंने कहा। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कोच राजवंशी पे क्या विवाद है, ये बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में रजिस्टर है। अब एक समुदाय एक जगह पे शेड्यूल कास्ट है तो दूसरी जगह पे शेड्यूल ट्राइब कैसे हो सकती है। ऐसे ही जो चाय जनजाति है, अब 1947 की जो गोपीनाथ बारदोलाई समिति है और या तो 1965 की लोकुर समिति की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने क्या कहा कि इसको, यानी कि चाय जनजाति को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। और एक और बात है कि असम में पहले से ही लगभग 59% का आरक्षण का हमको सिस्टम दिख रहा है ना। अब इसको और बढ़ा दिया जाएगा तो ये 70% तक पहुंच जाएगा। याद कीजिए इंदिरा साहनी बात, वहां तो बात की गई थी कि 50% की सीमा को नहीं पार करना चाहिए, ये उसका उल्लंघन हो जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे इससे पार पाती है, कैसे एक सही निर्णय तक पहुंचती है, इसको तो देखा ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं विकास परिषद बनाम स्वायत्त परिषद को। अब यूं तो पॉलिटी की कक्षाओं में हम इसकी बात करते हैं, शॉर्ट में आपको बस बता देते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं विकास परिषद की तो क्या है, चुटिया विकास परिषद, ठीक है, जो वर्तमान स्थिति है। लेकिन मूल मांग क्या है, वो चाहते हैं एक ऑटोनोमस स्टेटस है, एक ऑटोनोमस काउंसिल की। अब आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो अपनी ऑटोनोमस काउंसिल को रन करते हैं, तो इनकी भी मांग है कि हमको एक ऑटोनोमस काउंसिल दी जाए। इसके गठन का आधार क्या है, विकास परिषद के राज्य सरकार की जो कार्यकारी अधिसूचना थी, ये संविधान की 6ठी अनुसूची या राज्य अधिनियम के द्वारा गठित होंगी। तो जब कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय संविधान के द्वारा गवर्न होगा या संविधान की किसी अनुसूची के द्वारा गवर्न होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रोटेक्शन और उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो ज्यादा हो पाएगा। इसीलिए स्वायत्त परिषद की मांग जो है वो ज्यादा हो रही है और निश्चित तौर पे विधायी या कार्यकारी जो वित्तीय शक्तियां हैं वो और मजबूत हो जाएंगी अगर ये इस प्रकार से जुड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक स्वायत्तता यहां पे नहीं मिल रही है, लेकिन जब ये ऑटोनोमस काउंसिल बन जाएगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक स्वायत्तता बनेगी और शायद समुदायों को लग रहा है कि इस आधार पर उनका विकास जो है वो ज्यादा हो पाएगा। तो इनकी मांग क्या है, सिर्फ वित्तीय अनुदान की नहीं बल्कि 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, उसमें जो स्टेट है 80 स्टेट की हम बात करते हैं ना, कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, उनके तहत एक व्यापक संवैधानिक स्वायत्तता की ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि असम सरकार क्या रणनीति कर रही, क्योंकि जब तक जो शेड्यूल ट्राइब दर्जा है, आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है उनकी जो भागीदारी है वो बहुत जरूरी है, बिना उसके हो नहीं पाएगा। तो तब तक सरकार क्या कर रही है, अस्मिता आधारित कल्याणकारी क्या कहते हैं राजनीति कर रही है। क्या कर रही है, चुटिया विकास परिषद का गठन और भवन निर्माण हेतु एक मुश्त अनुदान दिया जा रहा है ना। 2026 चुनाव से पूर्व जो मूल निवासी थे उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात हो रही है और एकीकरण को उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में सती साधनी के नाम पर विश्वविद्यालय, साधनी भवन का निर्माण और साधनी दिवस का उन्होंने उद्घोषणा की। मतलब जब तक इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिल जा रहा, केंद्र के साथ जब तक समायोजन नहीं हो जा रहा, राष्ट्रपति के साथ जब तक वहां पे समायोजन नहीं हो जा रहा, तब तक पैरेलली हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि कोई रिफ्ट ना क्रिएट हो, विच इज अ गुड डिसीजन। ठीक है, चलिए अब दोनों पक्षों की बात कर लेते हैं। अब स्टेट क्या सोचता है कि समुदाय की प्रगति का पैमाना आंदोलन नहीं, शैक्षणिक उपलब्धियां होनी चाहिए, जैसे अजमल फाउंडेशन वाला उदाहरण जो शुरुआत में मैंने दिया। कम्युनिटी क्या कहती है कि ऐतिहासिक रूप से हमारी उपेक्षा हुई।
अब मैंने आपको 1901 के सेंसस के बारे में बताया था, वहां पे क्या दिक्कत आई थी। और हमें संस्थागत संरक्षण जरूर मिलना चाहिए, वरना हमारे साथ ये न्याय नहीं होगा। ऐतिहासिक रूप से हमारा जो पिछड़ापन था वो स्टेट के कारण था, और स्टेट को हमें न्याय देना चाहिए, इसकी बात हो रही है। तो उच्च जाति अभिजात वर्ग के वर्चस्व को तोड़ने के लिए राजनीतिक आरक्षण आवश्यक है। दैट्स वाई जो कम्युनिटीज हैं ये फाइट कर रही हैं, ठीक है। अब अगर हम सीमाओं की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो असम सरकार केवल प्रस्ताव पारित कर सकती है ना, प्रस्ताव पारित कर सकती है और विकास परिषदें बना सकती है, अंतिम निर्णय नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि जब हम अनुच्छेद 342 की बात करते हैं तो किसी भी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना और संसद का अनुमोदन क्या कहते हैं आवश्यक है। अब संसद में भी भाजपा की सरकार है तो अनुमोदन मिलने में बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब केंद्र सरकार भी दोनों यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक समान लाइन में हो, इन अ सेम सर्कल में हो, है ना। अच्छा, एक और दिक्कत क्या है, अवैध आप्रवासन का डर क्या है। अब देखिए है क्या कि कोई भी सरकार जो लोकल स्तर पे बनी होगी वो हमेशा से मूल निवासियों को प्रिजर्व करने की बात करेगी। तो ये भी ये चाह रहे हैं कि जो मूल निवासी हैं उनके अधिकार को हम सुरक्षित रख सकें, और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। विश्व शर्मा इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भविष्य में उनकी राजनीति को भी मजबूत आधार देगा, ठीक है। तो अब कुछ कुछ समालोचनात्मक विवरण है, जैसे अब राज्य सरकार की बात करें तो सांस्कृतिक पहचान सुनिश्चित करना वह राज्य का कर्तव्य है, लेकिन शिक्षा और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना दीर्घकालिक प्रभावी उपाय है। तो शिक्षा पे और ज्यादा फोकस कीजिए। जो आप कर सकते हैं, सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब तक सूचित होने की बात नहीं है, उसके पहले भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं जहां पे आपको प्रयास करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है, अनुदान और विकास परिषद स्वागत योग्य है, लेकिन एसटी दर्जा स्वायत्त परिषद ही ऐतिहासिक उपेक्षा का अंतिम साधन न्याय नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी न्याय होना चाहिए, सर्वांगीण न्याय होना चाहिए, तो न सिर्फ समुदाय बल्कि सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। और बाकी हम हमेशा कहते हैं कि जो मौजूदा शेड्यूल ट्राइब की जो हम बात करते हैं वो नृवंशी, मतलब कौन सा वहां का ट्राइबल ग्रुप है उनके आधार पर भी आधारित है। बेसिकली है क्या कि वहां के जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि उनको ये लगता है कि और ज्यादा अगर ट्राइबल ग्रुप्स बन जाएंगे तो उनकी स्वायत्तता को खतरा हो जाएगा, और उनके प्रवेश से उनका जो हक है जो सीमित ही था वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, जो उनको स्वीकार नहीं है ना। और कहीं ना कहीं हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई भी, अब जैसे लिखा है ना कि उनकी जो ऐतिहासिकता है उसको लेके मैंने बताया कि पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो कुछ कुछ प्रश्न उठते हैं सामने से कि क्या इस समुदाय की जो ऐतिहासिकता है ये उतनी ही क्या कहते हैं क्लियर है जितनी इतिहास के ग्रंथों में बताई जाती है। क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि दरअसल ये जो शेड्यूल ट्राइब है, इसीलिए मैंने कुछ समितियों की बात की थी, वो समितियां कहती हैं कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। अब इस पे विवाद चल रहा है, शायद सरकार बेहतर इसका समाधान निकाल सकेगी। तो इन समरी ये आप देख सकते हैं, एक पेज में मैंने समरी कर दी है, मेरे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ यहीं भी मिलेगा। आई विश की टेलीग्राम शुरू हो गया हो। एक चीज बताता चलूं कि स्टडी आईक्यू ने अपने P2I जो फाउंडेशन बैच है उसमें स्मार्ट जो टेक्निक है उसको इंटीग्रेट किया है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है इसका जो डैशबोर्ड है, क्या अद्भुत डैशबोर्ड है। हर स्टूडेंट खुद को बहुत बेहतरी से देख पाएगा, समझ पाएगा कि कहां गलत करता आया है वो। तो इससे जुड़ने के लिए ध्यान रखिएगा, 22 जून से आज से कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिए विकास लाइव, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। 19 जून से एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 30 जून तक एडमिशन चलेंगे। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय यूपीएससी के लिए द बेस्ट ऑप्शनल है, सबसे छोटा है। मेरे कोर्स से बाहर, मेरे पढ़ाई से बाहर प्रश्न नहीं आते। इससे भी जुड़ने के लिए आप विकास लाइव बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी आपको ये टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे स्कैन करिए, जुड़िए, मुझसे बातें कीजिए, जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि क्या लगता है कि इस प्रकार की मांगों को सरकार को किस प्रकार से देखना चाहिए, और किसी भी क्षेत्र में जो लोकल समुदाय हैं, जो लोकल जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं। आपके कमेंट्स का स्वागत है। ऑल द वेरी बेस्ट, शुक्रिया। Study IQ IAS, making India smarter and better.